नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग एक ऐसे अहम विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने क्या दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई को उन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा। अब इनके इस्तीफे को लेके रूलिंग पार्टी कह रही कि इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, अगर वही बयान अगर हम लोग सुनेंगे कि इनका विपक्ष का, अपोजिशन पार्टी का, तो उनका कहना है कि इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आके इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा। और इस्तीफे के बाद से ये सुनने में आ रहा है कि जगदीप धनखड़ जी का पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो कहाँ चले गए। आज का विषय ये नहीं है कि वो कहाँ चले गए, अब वो आएंगे कभी लौट के तब बताएंगे कि मैंने इस्तीफा अपने स्वास्थ्य को लेके दिया था या कोई और पॉलिटिकल प्रेशर में दिया था, ये तो इनको ही पता है। चलो, इस विषय पे हमें चर्चा नहीं करनी है। चर्चा ये करनी है कि कौन होंगे अगले भारत के उपराष्ट्रपति। अभी तक इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में कभी ये देखने को नहीं मिला कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चुनाव को लेके। पहले तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, उनका कैंडिडेट होता था और आसानी से वो अपना वो कैंडिडेट उतारते थे और जीत जाते थे। लेकिन इस बार रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो अपोजिशन पार्टी है, उसने भी अपना कैंडिडेट क्या किया, उतारा है। अब वो कौन होंगे अगले कैंडिडेट जो रूलिंग पार्टी की तरफ से होंगे, और कौन होंगे वो अगले कैंडिडेट जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से होंगे, ये सब आपको जानने के लिए वीडियो में बने रहना है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनके बारे में अगर हम लोग बात कर लें कि भाई 21 तारीख को इनका क्या हो गया, 21 जुलाई को इनका क्या हुआ, इस्तीफा हो गया है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, इन्होंने अपना इस्तीफा किसको दे दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। अगर हम लोग बात करें थोड़ी से कि इससे पहले और कोई उस उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तो जी हाँ, हैं कुछ लोग। देखो यहाँ पे उनका नाम भी दिया गया है, रामास्वामी वेंकट रमन और वीवी गिरी। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनसे पहले उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के संविधान, ये देखो, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। ठीक है, इसका संविधान में कहीं ना कहीं इसका प्रावधान है कि भारत में एक क्या होंगे, भारत में एक क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। तो इनका प्रावधान देखो कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 63 में क्या दिया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आर्टिकल 64 में देखो दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव और कार्यकाल के बारे में दिया है। और आर्टिकल 65 में उनके कर्तव्य के बारे में दिया गया है, क्या उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया, उनके अधिकार के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 66 से लेके 71 तक क्या दिया, उनका इस्तीफा, उनका असमर्थता या उनकी स्थिति या उनकी रिक्तियां, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा थोड़ा सा प्रावधान कि भाई भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया है, इसकी जानकारी आपको मैंने थोड़ी सी दी। देखो आगे क्या है। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे कि वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनका नामांकन रूलिंग पार्टी ने अपनी तरफ से करवाया है। तो रूलिंग पार्टी ने अपनी तरफ से एक कैंडिडेट उतारे हैं जिनका नामांकन 21 अगस्त को हो गया ऑलरेडी। ठीक है, देखो रूलिंग पार्टी का मतलब एनडीए की सरकार अभी भारत देश में है। ठीक है, एनडीए ने क्या किया, अपना कैंडिडेट उतारा है। अब इनके जो कैंडिडेट हैं, क्या है इनका चेहरा, आप ये देख सकते हैं। अब ये हैं सीपी राधाकृष्णन, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और ये महाराष्ट्र के इस टाइम में क्या है, राज्यपाल हैं। और 2025 में वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, किसकी तरफ से, एनडीए जो रूलिंग पार्टी में है। ठीक है, इनकी तरफ से। और अगर हम लोग आगे बात करें कि जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा है, वो कौन है। तो उन्होंने अपना कैंडिडेट जो उतारा है मैदान में, उनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी हैं। आप देख सकते हैं अपोजिशन में जो पार्टी है, इंडियन अलायंस ने क्या किया, अपना कैंडिडेट उतारा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं 2007 से लेकर 2011 तक, और पूर्व हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और गोवा के ये लोका युक्त भी रह चुके हैं। इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतारा है इनको, जिनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों कैंडिडेट, चाहे वो इंडियन अलायंस का कैंडिडेट हो, चाहे वो एनडीए का कैंडिडेट हो, दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, साउथ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे दोनों कैंडिडेट के बारे में।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बार अपोजिशन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस चुनाव को लेके। देखो, तो अब ये लोग हैं जो इस चुनाव को काफ़ी रोमांचक बना रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है अपोजिशन भी, और कहीं न कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको थोड़ा-सा डर लग रहा है, थोड़ा-सा डर सता रहा है। वो क्या डर है? क्यों उनको डर सता रहा है? अब देखो, अगर मैं थोड़ा-सा आपको ये बताऊँ कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता कैसे है, ठीक है? उनका चुनाव होता है, कौन-कौन लोग करते हैं? जो लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, ये लोग मिलके क्या करते हैं? इनडायरेक्ट चुनाव करते हैं, ठीक है? अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा मिला के कितने सदस्य हैं? अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो टोटल है 786 मेंबर हैं, ठीक है? अब 786 मेंबर्स में से अगर किसी भी पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, अगर किसी भी पार्टी को 394 मेंबर का अगर सपोर्ट मिल जाएगा, तो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, वो अपनी जीत बना लेगी, ठीक है? अगर अगर दूसरी तरफ बात करें कि भाई कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास 422 मेंबर का, मतलब सांसदों का, 422 सांसदों का समर्थन है। अब 422 सांसदों का समर्थन होने के बाद भी कहीं न कहीं बीजेपी, या यूँ कहूँ कि एनडीए सरकार बनाने की, वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए अभी भी चिंता में है। वो भी क्या कर रही है? किसी दूसरी पार्टियों को मिलाने की कोशिश कर रही है। 422 मेंबर होने के बाद भी उनको डर सता रहा है, ठीक है? अब रीज़न क्या है उनका डर सताने का? रीज़न है ये 2 लोग, जो दोनों लोग कहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश से, ठीक है? ये आंध्र प्रदेश के कौन हैं? सीएम हैं। इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। अभी ये क्या है? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इनकी पार्टी है वाईएसआरसीपी। इनकी पार्टी का अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? शासन चल रहा है भाई। ये आंध्र प्रदेश के क्या है? सीएम है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के साथ गठबंधन करके क्या किया था? सरकार बनाए थे। काफ़ी अच्छा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, जिनकी वजह से ये बीजेपी ने क्या किया था? सरकार बनाया था। अब अगर बात की जाए, अगर इंडियन अलायंस अगर इंडियन अलायंस चंद्रबाबू नायडू को मिला ले, या यूं कहें कि अगर चंद्रबाबू नायडू का समर्थन इंडियन अलायंस को मिल जाए, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे इंडियन अलायंस के? तो हाँ, अगर चंद्रबाबू नायडू इंडियन अलायंस को समर्थन करते हैं, तो इसका प्रभाव जगन मोहन रेड्डी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लोग मिलकर किसका समर्थन करते आ रहे हैं? 2024 में हो या 2019-20 में हो, हमेशा किसका समर्थन करते आए ये लोग? हमेशा एनडीए का समर्थन करते आए हुए हैं, ठीक है? अगर कहीं चंद्रबाबू नायडू इंडियन अलायंस का समर्थन करते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जगन मोहन रेड्डी भी किसका समर्थन करेंगे? इंडियन अलायंस का समर्थन करेंगे। अब अगर इंडियन अलायंस का समर्थन ये दोनों लोग कर दे रहे हैं, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इंडियन अलायंस जीत पाएगा? तो जीत जाएगा। कैसे? देखो, हमें जीत के लिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना चाहिए? 394 चाहिए। 394 चाहिए। अब इनको मिला के बीजेपी कह रही है कि मेरे पास कितने हैं? 422 है। अब ये 422 क्यों कह रहे हैं? अगर मैं इसमें से घटा दे रहा हूँ, इन दोनों लोगों का जो भी समर्थन है, मैं अगर इनको घटा दूं, अब देखो, इनके पास अगर मैं बात करूं, इनके पास राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीट है। तो इनके पास टोटल कितनी सीट है? यहाँ पे 11। इनके पास 11 मेंबर हैं। अगर मैं वहीं बात करूं चंद्रबाबू नायडू जी की, तो चंद्रबाबू नायडू जी के पास कितनी सीटें हैं? इनके पास लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 4 सीटें हैं, तो इनके पास 25 हैं। 25 और अगर 11 में मिला दूंगा, 25 और 11 मिला दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? 36। अगर मैं 36 घटा दूंगा, कहाँ से? जो एनडीए के पास समर्थन है 422 का, अगर उसमें से मैं घटा दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो एक आंकड़ा है, जो एक बहुमत है वाइस प्रेसिडेंट बनाने का, कितने का है? 394। क्या हो जाएगा? एनडीए का कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इस वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में फैक्टर बनने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और जगन मोहन रेड्डी जी, यही दोनों हैं। दूसरी बात, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट अगर कभी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, ये संविधान के अंदर प्रावधान है कि इस पद को हम ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते हैं। तो इस पद के लिए क्या किया जाएगा? 6 महीने के अंदर चुनाव किया जाएगा, और 6 महीने के अंदर चुनाव हो रहा है। 7 सितंबर को चुनाव की डेट है और तुरंत इसका परिणाम भी आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि क्या इनका चुनाव कैसे होता है, टाइम से होता है, नहीं होता है, तो बिल्कुल इनका चुनाव टाइम से होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, 7 अगस्त 2012 को इनका चुनाव हुआ है और 11 अगस्त को इनको क्या मिल गया है? शपथ।
ठीक है? और वहीं अगर हम लोग बात करें वेंकैया नायडू जी की, तो 5 अगस्त को इनका चुनाव हुआ है और 11 को इनको शपथ मिल गई है। इनकी बात करें धनखड़ जी की, तो 6 अगस्त को इनका चुनाव हुआ है और 11, मतलब एक टाइम होता है कि भाई कब इनका चुनाव होना है, कब इनको शपथ दिलाई जाएगी। यूँ कहें कि अगर संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर 11 तारीख को ये शपथ ले रहे हैं, तो 11 ही तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो 11 अगस्त के पहले ही चुनाव की प्रक्रिया अगले जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये रही आपके लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कनेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है। तो देखते हैं इस चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट किसका कैंडिडेट बनता है, एनडीए का या इंडियन अलायंस का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।